नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेस्टर्न इंडिया, गुजरात, मालवा और मेवाड़, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। चैप्टर 10 की पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। वहां पे हम लोगों ने ईस्टर्न एम्पायर्स थे, बंगाल वगैरह के, उड़ीसा के, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। अब वेस्टर्न एम्पायर्स, गुजरात, मालवा और मेवाड़, इनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। महमूद बेगरहा के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। ओवरऑल हो सकता है कि मालवा को मैं आपको अगली वीडियो में कवर करूं, तो जितना हो पाएगा उतना मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अब वेस्टर्न इंडिया की बात हो रही है, जब वेस्टर्न इंडिया की बात हो रही है तो एक बेसिक आइडिया लोकेशंस का होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया का नक्शा नजर आ रहा है, तो ये जो मेवाड़ है वो आपको यहां कहीं नजर आ रहा है, तो इसके आसपास की प्रिंसिपैलिटी मेवाड़ के अंदर थी। फिर अगर आप देखोगे सर मालवा कहां था, तो मालवा आपको यहां कहीं नजर आ रहा है। ओके, मालवा ये हो गया। ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये काठियावाड़ और गुजरात वाला इलाका है। इधर आपको जौनपुर नजर आ रहा है, इस तरफ बंगाल था, नीचे उड़ीसा था। इन सब चीजों के बारे में तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी। तो एक बेसिक आइडिया इन पर्टिकुलर जगहों का आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके और वेस्टर्न एंड पे चले जाओगे तो अभी जो सिंध है, मुल्तान है, लाहौर है, ये सब तो देखिए पाकिस्तान में जा चुका है। इंडिया में अब ये रहा नहीं, इधर मुल्तान है। पहले ये सब आपका पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत के अंदर आया करता था एक समय पे। तो मालवा, मेवाड़, काठियावाड़, गुजरात, इनकी बेसिक आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। बंगाल की तो देखो सबको पता ही होती है, जौनपुर कहां पे, इसकी भी एक बेसिक लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। बस आइडिया रहता है तो हम लोग चीजों को पिकअप कर लेते हैं। चलिए अब यहां पे शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। एक और चीज है, अलग अलग दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज के वक्त ओवरऑल दिल्ली सल्तनत का नक्शा कितना बड़ा था, इसको समझने के लिए सबसे बेटर डायग्राम ये है। ममलूक डायनेस्टी 1206 से 1290, आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत का एक्सटेंट कम है। अलाउद्दीन खिलजी के अंदर खिलजी डायनेस्टी के दौरान दिल्ली सल्तनत का जो एक्सटेंट है वो काफी बड़ा हुआ। तुगलक डायनेस्टी के समय पे खासा बड़ा हो गया और बहुत सारे साउथ इंडियन अंपायर सीधे सीधे तुगलक डायनेस्टी की कंट्रोल के अंदर आ गए। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया है कि लगातार बगावत होती रहती थी और बहुत सारे इलाके तुगलक डायनेस्टी के अंदर से लगातार निकलते भी रहते थे। और लोडी डायनेस्टी के समय पे देखिए ऑलमोस्ट कुछ बचा ही नहीं था। तुगलक डायनेस्टी के समय पे जो था उसके कंपैरिजन में लोधी डायनेस्टी के समय बिल्कुल कम हो गया, और उसके बाद एंट्री हो जाएगी किसकी, बाबर की। ओके, तो चलिए यहां पे शुरुआत करते हैं। On account of its excellence of its handicrafts and its flourishing seaports, as well as the richness of its soil, गुजरात was one of the richest province of दिल्ली सल्तनत। हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाइए दोस्तों, आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है, तो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबाइए, वीडियो शेयर किए बिना मत जाइएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें बताना जरूरी होता है। ओके, क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल फॉर यू। तो भाई गुजरात काफी रिच प्रोविंस थी, सॉइल इसका काफी रिच था, तो ओवरऑल एग्रीकल्चर भी अच्छा होता था। उसके साथ साथ गुजरात वॉज वेरी मच कनेक्टेड विद ट्रेड। गुजरात के पोर्ट्स के थ्रू आप कह सकते हो बहुत सारे की आइटम्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, तो उससे भी गुजरात के जो राजा थे, जो गुजरात का जो भी सुल्तान था, उसके पास पैसा आया करता था। अब फिरोज तुगलक के अंदर गुजरात हैड अ बेनाइन गवर्नर हु अकॉर्डिंग टू फरिश्ता encouraged the Hindu religion and thus promoted rather than suppressed the worship of idols। जब फिरोज तुगलक ने जिस भी गवर्नर को अपॉइंट किया था गुजरात में, उसके दौरान तो भाई देखिए हिंदू रिलीजन के लोगों को ज्यादा परेशान नहीं किया गया। जो हिंदी रिलीजन के लोग थे वो आइडल्स की वर्शिप कर सकते थे, ये सब कुछ ठीक था। अब आप देखोगे कि इस गवर्नर के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा गुजरात की गवर्नर की, जफर खान। जफर खान का फादर था साधारण। साधारण एक राजपूत था जिसने इस्लाम में कन्वर्ट किया था, और साधारण ने अपनी बहन की शादी करवा दी थी फिरोज तुगलक के साथ। अब जब तिमूर इन्वेजन होगा दिल्ली में, ठीक है ना, तिमूर का इन्वेजन कब आएगा मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में। 1398 में एडी में आया था आपका तिमूर का इन्वेजन। गद्दी पर कौन बैठा था, सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, बहुत बुरी तरीके से मारे गए थे। तो उस समय पे क्या हुआ कि जो गुजरात और मालवा की जो प्रिंसिपैलिटी थी ना, ये हो गई इंडिपेंडेंट। गुजरात मालवा कहां है ये मैं आपको नक्शे पे दिखा चुका हूं। तो पहले तो भाई ये तुगलक के अंदर था, तो ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सबने गुजरात सब पे राज किया। उसके बाद आप देखोगे कि भाई तिमूर का इन्वेजन होता है, दिल्ली की जो पूरी की पूरी ईगो थी, डिग्निटी थी, सब तबाह हो जाती है, और फाइनली गुजरात और मालवा के जो भी गवर्नर्स थे वो हो जाते हैं इंडिपेंडेंट। लेकिन इंडिपेंडेंट रहने के बाद भी थोड़ा बहुत वो दिल्ली सल्तनत के प्रति अपनी वफादारी दिखाते हैं। रीजन भी कि उनको डर था इन गुजरात के गवर्नर्स को कि दिल्ली सल्तनत में कोई एफिशिएंट रूलर आ गया और उसने कमान पकड़ ली और उसने कब्जा कर लिया तो फिर हमें बहुत बुरी तरह मारेगा। तो कुछ दिन तक तो चलो ठीक है भाई,
1398 के बाद इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बोला, लेकिन फिर भी ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के अगेंस्ट ज्यादा बगावत नहीं की। 1407 में जफर खान ने फॉर्मली अपने आप को प्रोक्लेम कर लिया द रूलर ऑफ गुजरात, और उसने अपने आप को टाइटल दिया मुजफ्फर शाह। ओके, गुजरात के किंगडम का रियल फाउंडर कौन आया? ये आया अहमद शाह वन, 1411 टू 1443। ये मुजफ्फर शाह का ग्रैंडसन था और इसका रेन काफी बड़ा था, 1411 से 1443, 32 साल का रेन था इसका, काफी बड़ा रेन था। और अपने इस लॉन्ग रेन के दौरान ही ब्रॉट द नोबिलिटी अंडर कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन को इसने सेटल किया, एक्सपेंड किया और कंसोलिडेट किया गुजरात किंगडम को। अपनी कैपिटल को इसने पटन नाम की जगह से अहमदाबाद में शिफ्ट किया। अहमदाबाद की फाउंडेशन रखी इसने 1413 एडी में, और उसके बाद अब देखोगे अहमदाबाद में बहुत जबरदस्त से टाउन को ब्यूटीफाई किया गया। तो अहमदाबाद को जबरदस्त तरीके से यहाँ पे ब्यूटीफाई किया गया। अहमदाबाद में बहुत सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाना, मदरसा बनाना, पैलेस बनाना, बाजार बनाना, मॉस्क बनाना, खूब काफी कुछ यहाँ पे हुआ। फिर यहाँ पे जो आर्किटेक्चर ट्रेडिशंस लाए गए उसको बहुत जगहों से बोरो किया गया, जैसे कि जो गुजरात के जैन्स का आर्किटेक्चर ट्रेडिशन था उसको लाया गया। दिल्ली में जो बिल्डिंगें बनाई जाती थी उससे खासा कर अलग थी आपकी यहाँ पे गुजरात की बिल्डिंग्स। इसमें स्लेंडर टरेट्स थे, एक्सक्विजिट स्टोन कार्विंग थी, हाईली ऑर्नेट ब्रैकेट्स थे। ये नहीं भी याद रहेगा तो भी चलेगा। उस समय के आर्किटेक्चर का जबरदस्त एग्जाम्पल आपको अहमदाबाद की जामा मस्जिद और 3 दरवाजा में देखने को मिल जाता है। फिर आगे देखेंगे कि जो अहमद शाह था, he tried to extend his control over the Rajput states in the सौराष्ट्र रीजन। तो सौराष्ट्र रीजन में जो राजपूत स्टेट्स थे वहां पे भी अहमद शाह ने अपनी बादशाहत को स्थापित करने की कोशिश की। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे जो समय पे राजपूत स्टेट्स थे वहां पे भी अपनी बादशाहत अहमद शाह ने स्थापित करने की कोशिश की। सौराष्ट्र में ये जो गिरनार का स्ट्रॉक फोर्ट था इसके ऊपर कब्जा कर लिया किसने? अहमद शाह ने। वहां के राजा को फिर से गद्दी पर बैठ के राज करने दिया, क्योंकि वहां के राजा ने बोल दिया था अहमद शाह को कि मैं बाप मैं आपको पैसा भेजता रहूंगा। फिर भाई यहाँ पे अहमद शाह ने सिद्धपुर पे अटैक किया। सिद्धपुर एक हिंदू पिलग्रिम सेंटर था, काफी फेमस हिंदू पिलग्रिम सेंटर था। वहां पे बहुत सारे टेम्पल्स थे, इन टेम्पल्स को तोड़ दिया अहमद शाह ने। इसने हिंदुओं पे जजिया लगा दिया गुजरात में। इससे पहले गुजरात में कभी भी हिंदुओं पे जजिया नहीं लगा था, रिलीजियस टैक्स, बट यहाँ पे लगा दिया गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि जजिया जब शुरुआत हुई थी इसकी तो ये एक प्रकार का पिलग्रिमेज या फिर रिलीजियस टैक्स नहीं था, लेकिन बाद में इसको धीरे धीरे करके दिल्ली सल्तनत में रिलीजियस टैक्स की डेफिनेशन दे दी गई थी। ओके, तो इन सब चीजों के चलते, ओवरऑल इन टेम्पल्स तोड़ने के चलते और रिलीजन के नाम पे टैक्स लगाने के चलते, बहुत सारे मीडिवल हिस्टोरियंस ने अहमद शाह को एनिमी ऑफ द इनफाइडल्स कहा है। जो भी मुस्लिम हिस्टोरियंस हैं जो कि मुस्लिम ताकत को जबरदस्ती अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं और हिंदुओं को थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने अहमद शाह को एक एनिमी बोला है, इनफाइडल्स का, काफिरों का एनिमी बोला है। होता है कि मुस्लिम धर्म बोल दिया कि भाई ये बाहर के धर्म वाला है तो ये काफिर है, तो मुस्लिम धर्म के अलावा कोई भी दूसरे धर्म का है तो वो काफिर है। तो कुछ इस प्रकार की जो सोच रखने वाले हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या बोला कि अहमद शाह वाज एन एनिमी ऑफ द इनफाइडल्स। कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इसको बाय गॉड बोला है, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि दूसरे रिलीजन को नहीं झेल सकता। लेकिन कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने ओवरऑल हिस्ट्री को काफी कॉम्प्लेक्स बनाया। अहमद शाह के कंटेक्स्ट में ये भी बात की जाती है कि भले ही बहुत सी जगहों पे इसने बाइगोट की तरह काम किया, मतलब इसने बहुत सारे टेम्पल्स तोड़े। अब किसी पर्टिकुलर इलाके को कब्जाया है तो वहां पे आपको टेम्पल तोड़ने की जरूरत नहीं, आप बिना टेम्पल तोड़े भी उस इलाके पे कब्जा कर सकते हो। लेकिन नहीं, कहीं पहुंचा वहां पे हिंदू मेजॉरिटी तो टेम्पल तोड़ा, हिंदू को मारा, जब तक ये नहीं किया तब तक मजा नहीं आया। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो टैलेंटेड हिंदूज थे उसको इसने अपनी गवर्नमेंट में भी इंडक्ट किया। तो एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स नहीं करते थे, ठीक है ना। हिंदूज अगर टैलेंटेड हैं और इसकी सेवा में अच्छा काम कर रहे हैं तो ये हिंदूज को भी आपका रिक्रूट करेगा। देखिए, टैलेंटेड हिंदूज को रिक्रूट करने में अहमद शाह का ही फायदा था। जो जो भी मुस्लिम सुल्तान रहे दिल्ली सल्तनत के, मुगल के, उन्होंने टैलेंटेड हिंदूज को जब रिक्रूट किया और उनको अपने अंदर काम करवाया तो इससे फायदा उन्हीं का था। समझ गए बात को? ताकि क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा एफिशिएंट हो रहा था। अब केवल धर्म के नाम पे अगर आप रिक्रूटमेंट करोगे तो आप अपना ये जो ना बादशाही चला नहीं पाओगे। ये बात बिल्कुल सही थी। तो मानिक चंद, मोती चंद नाम के बनिया और ट्रेडर कम्युनिटी के लोग मिनिस्टर थे किसके अंदर? अहमद शाह के अंदर। तो अहमद शाह बाय गॉड भी था, इसने धर्म के नाम पे लोगों को मारा भी है, कन्वर्जन भी कराए हैं, टेम्पल्स भी तोड़े हैं और बहुत सारे हिंदुओं को अपनी नौकरी पे भी रखा है। ठीक है भाई। फिर देखा जाए तो ये अपने जस्टिस में बहुत स्ट्रिक्ट था। इसके लिए बोला जाता है अहमद शाह के लिए कि इसने खुद के दामाद को एग्जीक्यूट करवा दिया था एक मार्केट प्लेस में। ओके, एक इसके दामाद ने मर्डर कर दिया था तो मर्डर की सजा देनी थी, तो मार्केट प्लेस में सरेआम अपने अपने दामाद को इसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो फैमिली मेंबर था तो इसका मतलब ये नहीं है कि माफ कर दिया जाएगा।
इसने हिंदू रूलर्स के साथ लड़ाई की, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुस्लिम रूलर्स के साथ भी लड़ाई की। तो ये जो आपका मालवा का इलाका था, वहां पे मुस्लिम रूलर्स थे। मेवाड़ में तो राणा सांगा थे, अभी वो उनकी कहानी आगे आएगी। मालवा में एक मुस्लिम रूलर का राज था। अब ये मालवा का मुस्लिम रूलर और गुजरात का मुस्लिम रूलर, इनकी बनती नहीं थी, तो ये आपस में अक्सर कर एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। तो इदार नाम का जो पावरफुल फोर्ट था, इसको जीता यहाँ पे किसने? अहमद शाह ने। बहुत सारे राजपूत स्टेट्स थे, जैसे झलावर, बूंदी, दुंगारपुर, इनके ऊपर भी कंट्रोल स्थापित किया किसने? अहमद शाह ने। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गुजरात और मालवा के किंगडम, ये दोनों एक दूसरे के बिटर राइवल्स थे और हमेशा ये अपोजिट कैंप्स में रहते थे। मुजफ्फर शाह हैड डिफीटेड एंड इम्प्रिजन्ड हुशांग शाह, द रूलर ऑफ मालवा। मुजफ्फर शाह, जो कि यहाँ पे अहमद शाह का बाप था, वो पहले ही हुशांग शाह को डिफीट कर चुका था, जेल में डाल चुका था। हुशांग शाह मालवा का राजा था। ओके, जब मुजफ्फर शाह को लगा कि मालवा पे ठीक तरीके से राज नहीं किया जा पा रहा है, तब मालवा के रूलर हुशांग शाह को उसने छोड़ दिया। मुजफ्फर शाह को लगा कि हुशांग शाह उसका गुलाम बन के रहेगा, चूंकि उसने उसको जेल से छोड़ा है। लेकिन अब जो मालवा के रूलर्स थे, उनको गुजरात के रूलर्स के ऊपर बहुत डाउट था। तो भले ही हुशांग शाह को बंदी बना के जेल में डालने के बाद फिर से मुजफ्फर शाह ने उसको छोड़ दिया और गद्दी पर बैठा दिया मालवा की, और उसको लगा कि अब ये मालवा के राजा हमेशा गुजरात के राजाओं की बात मानेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। अब मालवा के राजाओं के अंदर गुजरात के राजाओं के लिए हमेशा शक था, और गुजरात के राजाओं के अंदर तो शक था ही। गुजरात के राजा कैसे सोचेंगे कि पहले हम इनको हरा चुके हैं, इनके ऊपर कब्जा कर चुके हैं, तो ये इलाका हमारा है। मालवा के राजा क्या सोचेंगे कि ये कभी भी अटैक करके हमारा इलाका कब्जा सकते हैं, तो हम भैया अपना इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो इसके चलते मालवा और गुजरात की लड़ाई होती रहती थी, और उस लड़ाई के चलते आप देखोगे कि गुजरात भी थोड़ा बहुत कमजोर रहता था और मालवा भी थोड़ा बहुत कमजोर रहता था। तो मालवा वाले हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कैसे गुजरात को कमजोर किया जाए। तो गुजरात से अफेक्टेड जो रेबल नॉबल्स थे, जो हिंदू राजाज थे, जो कि गुजरात के सुल्तान के हाथों हार चुके थे, उनको सपोर्ट देता था पीछे से मालवा। गुजरात का राजा भी शांत नहीं बैठा था। गुजरात को सुल्तान क्या बोलता था कि जैसे तैसे करके इस मालवा की गद्दी पर कोई अपना टटपुंजिया बैठना चाहिए। तो इस लड़ाई में मालवा और गुजरात दोनों कमजोर पड़ गए, और उसके चलते ये आपस में ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रह गए, और कोई भी नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में एक बहुत मेजर रोल यहां पे प्ले नहीं कर पाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग महमूद बेगरहा की। कौन था ये महमूद बेगरहा? अहमद शाह के बाद जो भी सक्सेसर्स आएंगे ना, दे विल कंटिन्यू हिज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। अब जब गुजरात के सुल्तानों की बात हो रही है ना, तो महमूद बेगरहा की बात जरूर होगी, क्योंकि महमूद बेगरहा बहुत फेमस सुल्तान था गुजरात का। अगर आप देखो तो महमूद बेगरहा ने गुजरात के ऊपर राज किया फॉर मोर देन 50 ईयर्स। 1459 से लेके 1511 तक यहाँ पे महमूद बेगरहा का राज रहा है। महमूद बेगरहा ने दो बहुत पावरफुल फोर्ट्स के ऊपर कब्जा किया। इन फोर्ट्स को गढ़ भी कहा जाता था उस समय पे, ये गढ़ लिखा हुआ चुप गया होगा। एक तो गिरनार कह लो आप इसको, ये गिरनार है, ठीक है, GIRNAR, नाम सुना होगा। तो जो गिरनार फोर्ट था सौराष्ट्र में, जिसको आज की डेट में जूनागढ़ भी कहा जाता है, इसके ऊपर कब्जा किया था महमूद बेगरहा ने। और उसके बाद चंपानेर का जो फोर्ट था ना साउथ गुजरात में, इसको भी महमूद बेगरहा ने कब्जाया था। तो एक्सपेंशन कंसोलिडेशन इनका चलता रहता था, नई नई जगहों पर अटैक करो, उनके ऊपर कब्जा करो, ओवरऑल, ठीक है ना, वहां पे अपनी बादशाहत स्थापित करो, ये सब चीजें थी। अच्छा, सबसे खास बात ये थी कि जो गिरनार का राजा था ना, वो गुजरात के राजाओं की बात मान रहा था। गिरनार का राजा एक हिंदू था, और उसने बोल दिया था गुजरात के सुल्तान को, महमूद बेगरहा को, कि माई बाप मैं आपको पैसा दूंगा। लेकिन फॉर सम रीजन महमूद बेगरहा चाहता था कि गिरनार के ऊपर उसका पूरा कब्जा हो जाए, इसलिए गिरनार को पूरी तरीके से एनेक्स करने का प्लान बना चुका था महमूद बेगरहा। ये कुछ इस प्रकार का हो गया कि लॉर्ड डलहौजी ने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो अवध का राजा ओवरऑल सब कुछ दे रहा था अंग्रेजों को, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने बोला नहीं भाई, तुम्हारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं, पूरा राज तुम्हारा हमारा। कुछ कुछ यहाँ पे भी ऐसा हुआ। तो गिरनार का राजा ठीक ठाक पैसे दे रहा था महमूद बेगरहा को, लेकिन उसके बाद भी महमूद बेगरहा को पूरा का पूरा सौराष्ट्र अपनी कंट्रोल में चाहिए था, इसलिए वो एनेक्स करना चाहता था। अब जब एनेक्स करने पहुंचेगा तो थोड़ी बहुत तो यहाँ पे लड़ाई होगी। अब इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। सौराष्ट्र की बात करिए तो एक रिच और प्रॉस्पेरस रीजन है आपका गुजरात का। बहुत से फर्टाइल ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे, बहुत से फ्लोरिशिंग पोर्ट्स हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत चलता था। और सौराष्ट्र रीजन की एक और खास बात थी कि यहाँ पे रॉबर्स और सी पायरेट्स भी बहुत थे। तो जो भी ट्रेडर्स शिपिंग्स रोड से और समुंदर की को पोर्ट के आसपास के इलाकों से जो भी बड़ी बड़ी ट्रेड वेसल्स निकलते थे, उनके ऊपर ये पायरेट्स अटैक कर देते थे कभी कभी। अब सबसे खास बात यहाँ पे ये थी कि
सिंध का जो रीजन है पाकिस्तान का वो भी गुजरात के पास है। अगर आप ये देखो यहां पे आपका गुजरात है, ओके, थोड़ा सा इसके इस तरफ चले जाओगे तो सिंध आ जाएगा। अब इस इलाके पे पूरा कब्जा होगा तभी तो सिंध के ऊपर अटैक कर पाओगे। सिंध के ऊपर कब्जा करने का भी प्लान था यहाँ पे महमूद बेगरहा का। तो पूरे के पूरे सौराष्ट्र के ऊपर अपने राज को कंसोलिडेट करना चाहता था महमूद बेगरहा, और उसके लिए पावरफुल फोर्ट ऑफ गिरनार जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब गिरनार का राजा ट्रिब्यूट तो दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी महमूद बेगरहा ने वहां पे अटैक कर दिया। गिरनार ने भी बोला कि भाई हम अपने आप को डिफेंड करेंगे, ऐसे हम यहाँ पे सामने सामने सरेंडर नहीं करेंगे। गिरनार के राजा ने बहुत ज्यादा अपनी मिलिट्री को डेवलप कर नहीं रखा, तो उसके पास कुछ गन्स थी, वो पहले से ही सुल्तान को गुजरात के आपका ट्रिब्यूट दे रहा था, तो उसको लगा था कि गुजरात का सुल्तान मेरे अगेंस्ट नहीं आएगा। लेकिन जब वो आ गया तो बहुत ज्यादा मिलिट्री प्रोवेस नहीं थी यहाँ पे, किसके पास? गिरनार के राजा के पास। अब सबसे खास बात यहाँ पे ये थी कि गिरनार का फोर्ट इतना बड़ा और इतना ताकतवर था कि इसको अपने आप में कब्जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इस गिरनार के राजा की अकेली प्रॉब्लम ये आपका महमूद बेगरहा नहीं था, गिरनार के राजा ने और भी बहुत बवाल मचा रखे थे। एक्चुअली में जो गिरनार का राजा था ना, इसने अपने कामदार मिनिस्टर एजेंट की वाइफ को कब्जा कर लिया था, जबरदस्ती अगवा कर लिया था। तो इसके चलते ये जो मिनिस्टर था, कामदार था, वो गिरनार के राजा के बिल्कुल अगेंस्ट हो गया था। उसको अपना बदला लेना था। अभी बदला लेने के लिए क्या करेगा? बदला लेने के लिए ये गिरनार के राजा के अगेंस्ट साथ देगा, किसका? महमूद बेगरहा का। जब ये फोर्ट गिर गया और ओवरऑल इस गिरनार फोर्ट के ऊपर महमूद बेगरहा का कब्जा हो गया, तो गिरनार के राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। गिरनार के राजा ने पूरी तरीके से सबमिट कर दिया, इस्लाम अपना लिया और वो सुल्तान की सर्विस में आ गया। वो बोलेगा माई बाप सुल्तान, जो काम दोगे वो काम मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है। चूंकि नहीं करेगा तो मार दिया जाएगा। फिर आप देखोगे कि इस गुरनार फोर्ट के हिल के पास एक नया टाउन बनाया यहाँ पे महमूद बेगरहा ने, जिसका नाम था मुस्तफाबाद। इसके आसपास बहुत सारी लॉफ्टी बिल्डिंग्स बनवाई गई। नॉबल्स को भी बोला कि भाई आप खूब सारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करिए। गुजरात की सेकंड कैपिटल की तरह यहाँ पे गिरनार उभर के आए। गिरनार को काफी डेवलप भी किया। तो डेफिनेटली यहाँ पे गिरनार को कब्जाया महमूद बेगरहा ने, लेकिन उसके बाद गिरनार में डेवलपमेंट भी यहाँ पे ठीक ठाक किया है। ओके, फिर भाई एक और चीज के लिए आप सब समझ सकते हो कि इस महमूद बेगरहा को याद किया जाता है। इसने ना द्वारका में काफी तबाही मचाई थी। द्वारका को पूरा का पूरा सैक कर दिया। द्वारका में हिंदूज रहते थे, आप समझ सकते हैं कि हिंदूज का एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर था द्वारका। द्वारका को पूरा तबाह कर दिया। ऐसा बोलना था कि मक्का के लिए जो पिलग्रिम यात्री जाते हैं उनके रूट को डिस्टर्ब करने वाले लोग द्वारका में रहते थे। तो द्वारका के अगेंस्ट उसने एक यहाँ पे कैंपेन किया और सारे के सारे फेमस टेंपल्स को उसने बर्बाद कर दिया। फिर महमूद बेगरहा का जो अगला ध्यान गया वो गया फोर्ट ऑफ चंपानेर की तरफ। फोर्ट ऑफ चंपानेर की जो लोकेशन है काफी स्ट्रेटेजिक है। सुल्तान का प्लान था कि खांडेश और मालवा को अपने कंट्रोल में लेके आना है। अभी खांडेश और मालवा को अगर अपने कंट्रोल में लेके आना है तो चंपानेर के किले पे कब्जा करना पड़ेगा। अब ये चंपानेर है कहां पे? तो चंपानेर समवेयर यहां पे है। तो इस पर्टिकुलर चंपानेर से मालवा के ऊपर कब्जा करना और खांडेश के ऊपर कब्जा करना आसान था। तो ये जो गुजरात का राजा था वो इस चंपानेर नाम की जगह पे कब्जाएगा ताकि मालवा और खांडेश दोनों के ऊपर वो कब्जा कर पाए। तो चंपानेर के ऊपर भी यहाँ पे अटैक किया इसने। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। चंपानेर पे कब्जा किया, आपका गिरनार के फोर्ट के ऊपर कब्जा किया, द्वारका को यहाँ पे बर्बाद कर दिया। चंपानेर 1454 में हारा। यहाँ के जो गैलेंट राजा थे और उसके फॉलोअर्स थे, हिंदू राजा थे, वो चारों तरफ से मदद की गुहार कर रहे थे, कोई मदद करने के लिए आया नहीं। एंड में औरतों ने जोहर कर लिया और आदमी एंड तक लड़ लड़ के यहाँ पे मर गए। चंपानेर के पास यहाँ पे एक नया टाउन बनाया महमूद बेगरहा ने, जिसका नाम था मुहम्मदाबाद। यहाँ पे बहुत सारे फाइन गार्डन्स बनवाए गए और मुहम्मदाबाद में अपना परमानेंट बेस बनवाया यहाँ पे महमूद ने, वो वहीं पे रहता था। आज की डेट में चंपानेर आपको बिल्कुल ही तबाह मिलेगा। कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पे अटेंशन की हैं, जैसे कि जामा मस्जिद लोग कभी कभार देखने जाते हैं, वहां पे जैन प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर से कुछ बिल्डिंगें बनी हुई हैं। इनफैक्ट चंपानेर में जो भी आपका कंस्ट्रक्शन हुआ है, उस कंस्ट्रक्शन में कुछ कंस्ट्रक्शंस तो इतने अच्छे बताए जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सोने के कारीगर गोल्ड स्मिथ गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं ना, कुछ इस प्रकार से बिल्डिंगें बनाई गई हैं आपकी चंपानेर की। फिर मोहम्मद बेगरहा को यहाँ पे पोर्तुगीज के साथ भी लड़ाई करनी पड़ती थी। पोर्तुगीज गुजरात के ट्रेड में लगातार इंटरफेरेंस कर रहे थे। गुजरात का जो ट्रेड था वेस्ट एशिया के साथ, उसमें पोर्तुगीज बार बार इंटरफेरेंस करते थे, तो उसको भी टैकल करना था महमूद बेगरहा को। और महमूद बेगरहा ने यहाँ पे इजिप्ट के राजा के साथ एक पैक्ट बनाया ताकि वो पुर्तगीज की नेवल पावर को चेक कर सके। फिर आप देखोगे कि महमूद बेगरहा का जो इतना लंबा राज था, इसमें ट्रेड और कॉमर्स दोनों प्रॉस्पर कर रहे थे। बहुत सारे करावन सरायज इन्स बनाए थे, तो जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले ट्रैवलर्स के लिए
जगह जगह पे होटल और इंस वगैरह बनाए जाते थे। मर्चेंट्स काफ़ी खुश थे क्योंकि महमूद बेगरहा के समय पे जो सड़कें थी वो काफ़ी सेफ थी, ज़्यादा उस पर ये रॉबर्स और डैकॉइट्स वाले जो एलिमेंट्स थे वो प्रोलिफरेट नहीं करते थे। महमूद बेगरहा ने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत सही तरीके से कंट्रोल करके रखा था। महमूद बेगरहा की बात की जाए तो इसको सिस्टमैटिक एजुकेशन नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद भी ये लर्न मैन के साथ बैठ के बातचीत करता था। तो लर्न मैन के कांस्टेंट एसोसिएशन के चलते महमूद बेगरहा ने अच्छी खासी नॉलेज ले ली थी। बहुत सारे आप कह सकते हो अरेबिक के वर्क्स को पर्शियन में कन्वर्ट किया गया। महमूद बेगरहा के समय पे इसका कोर्ट पोएट था उदयराज, जो उसकी संस्कृत में लिखता था। तो आप समझ सकते हो कि थोड़ी बहुत रिलीजियस टॉलरेंस थी। एक्चुअली में रिलीजियस टॉलरेंस नहीं थी, टैलेंटेड लोगों को अपनी सर्विस में रखना है, लेकिन जब बात आती है अटैक की, किसी हिंदू जगह पे अटैक करेंगे तो वहां पे टेम्पल्स तोड़ देंगे, वहां पे मास स्केल पे लोगों को मारेंगे, तो वहां पे ओवरऑल धर्म के नाम पे काफी कट्टरता दिखाते थे। लेकिन जब बात आती थी टैलेंट की, तो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को ये रिक्रूट करते थे। फिर अगर आप बात करें तो इसकी स्ट्राइकिंग अपीयरेंस थी, फ्लोइंग बर्ड थी, वेस्ट तक इसकी बर्ड आती थी, इसकी मुस्टैक काफी लंबी थी, ठीक है ना, बड़ी लंबी मूछें रखता था। एक ट्रेवलर बरबोसा के हिसाब से महमूद बेगरहा को चाइल्डहुड से ही कुछ पॉइजन टाइप का दिया जाता था। तो अगर कोई इसको मक्खी काट ले तो मक्खी एकदम से सूज जाती थी और मर जाती थी। मतलब इसके शरीर में इतना पॉइजन था, थोड़ा थोड़ा करके पॉइजन खा खा के इसका जो खून था वो काफी हद तक पॉइजन से रेजिस्टेंट हो जाता था। उस समय के राजाओं वगैरह को वैसे भी थोड़ा थोड़ा पॉइजन दिया जाता था ताकि उनके अंदर पॉइजन के प्रति नेचुरल इम्यूनिटी आ जाए। चाणक्य ने भी ये किया था एक राजा के साथ। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सा राजा है। फिर महमूद को खाने पीने के लिए काफी माना जाता था, बहुत खाता था। ऐसा कहा जाता था कि ब्रेकफास्ट के लिए ही एट अ कप ऑफ हनी, अ कप ऑफ बटर एंड 100 to 150 प्लेंटेन्स। 10 से 15 किलो खाना एक दिन में खा जाता था। पता नहीं कितनी मीट पैटीज समोसा खा जाया करता था। और रात में सोते वक्त इसके दोनों तरफ, इसके पिलो के दोनों तरफ खाना रखा जाता था। कहीं सुल्तान रात में उठ जाए तो उनके पास खाने पीने की चीजें होनी चाहिए थी। गुजरात किंगडम ने एपिटम देखा है। ओवरऑल गुजरात किंगडम बहुत प्रोलिफरेट किया महमूद बेगरहा के अंदर, एंड इट इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वेल एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स इन द कंट्री। बाद में आप देखोगे कि जब मुगल रूलर हुमायूं राज करेगा ना, तो मुगल रूलर हुमायूं के लिए भी आसान नहीं होगा महमूद बेगरहा को दबाना, क्योंकि महमूद बेगरहा काफी ताकतवर हो चुका था। तो ये हमने यहाँ पे महमूद बेगरहा की बात की। अगली वीडियो में हम लोग मालवा के बारे में बात करेंगे। मालवा के बाद हम लोग मेवाड़ के बारे में बात करेंगे, और फिर वी विल मूव ऑन टू नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया। तो शारकीज, लोधी सुल्तान्स और कश्मीर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली 2 और वीडियोस लगेंगी और उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर वी विल मूव ऑन टू कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, चैप्टर नंबर 11। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिल रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर के बिना मत जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, हो सकता है तो।